हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे पावर शेयरिंग लिखा हुआ है। ठीक है, ये चैप्टर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये चैप्टर नंबर 1 है सिविक्स का ऑफ क्लास 10th। ये चैप्टर हम लोग डिस्कस कर लिया था हमने ये चैप्टर। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। Okay, today we are going to discuss some objective questions which are important for your board exams as well as your other competitive exams. Okay, तो आज हम उन questions को discuss करते हैं। चलिए देखते हैं फटाफट से। Question number 1 की अगर हम बात करें, question number 1 देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है सीबीएसई 2011। सीबीएसई 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, हु इलेक्ट्स द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। ठीक है, हमने बात की थी कि बेल्जियम में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा देयर इज द थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट एंड दैट थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। वो कम्युनिटी गवर्नमेंट वो होती है which is related or which is a government for a particular community, जो एक particular community के लिए होती है। ओके, और उसे इलेक्ट कौन करता है? ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। people belonging to one language community by the leader of Belgium, the citizens of the whole country, या फिर the community leaders of the Belgium। कौन चूज करेगा कम्युनिटी गवर्नमेंट को? क्योंकि कम्युनिटी गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की गवर्नमेंट है, जैसे कि डच की अपनी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच की अपनी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो इनको इलेक्ट करने का भी जो राइट होगा वो किसके पास होगा? उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले लोगों के पास। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था, हमने ये लाइन पढ़ी भी थी कि the members of this community government or the leaders of this community government will be elected by the people belonging to a particular community no matter where they live। चाहे वो कहीं पे भी रह रहे हो, उनकी गवर्नमेंट को कौन बनाएगा? उसी कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले लोग। तो हमारा यहाँ का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? people belonging to one language community। okay, so the correct option would be people belonging to one language community। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कम्युनिटी गवर्नमेंट से रिलेटेड दोबारा से एक क्वेश्चन आया है। द कम्युनिटी गवर्नमेंट सिग्निफाइज, कम्युनिटी गवर्नमेंट किस चीज को सिग्निफाई करता है, किस चीज की इंपॉर्टेंस बताता है? क्या होता है इन चारों पॉइंट्स में से? उसमें चारों पॉइंट्स को एक बार रीड करते हैं और उनका मतलब समझते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से लिंक है हमारे क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट, कि गवर्नमेंट के पास पावर्स है रिगार्डिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट, एक कम्युनिटी को डेवलप करने की। ओके, द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग लॉ मेकिंग फॉर द कम्युनिटी। बी ऑप्शन कह रहा है कि गवर्नमेंट के पास पावर है लॉ बनाने की एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन कह रहा है द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के पास, इस कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास पावर्स होंगी रिगार्डिंग द कल्चरल, एजुकेशनल, ठीक है, कल्चर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और इवन लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज के ऊपर डील करने की। ठीक है, डी ऑप्शन कह रहा है द गवर्नमेंट एंजॉयज प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस मींस बेनिफिट्स। ठीक है, प्रिविलेजेस का मतलब होता है बेनिफिट्स। ओके, कि गवर्नमेंट को प्रिविलेजेस या बेनिफिट्स मिलेंगे टू सेफगार्ड, कि बचा के रखने के लिए, किस चीज को बचा के रखने के लिए? टू इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो इन सब में से हमारा जो ऑप्शन सी है वो बेस्ट लिंक हो रहा है क्वेश्चन के साथ। क्यों? क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि कम्युनिटी गवर्नमेंट को बनाने का मेन जो मोटिव है वो क्या है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उस पर डिसीजन कौन लेगी? वो पर्टिकुलर कम्युनिटी गवर्नमेंट लेगी। ठीक है, तो हमारी कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या सिग्निफाई कर रही है? वो पावर्स की जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर्स होंगी कि वो कल्चरल, एजुकेशनल और
लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज पे डील कर सके। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, now let us look at the next question. The word ethnic signifies, ethnic का मतलब क्या होता है? हमने बात की थी the ethnic composition of Belgium। तो जब हम ethnic की बात कर रहे थे हमने देखा भी था कि ethnic का मीनिंग दिया हुआ था बुक में, आपने देखा होगा बुक में ethnic का मीनिंग दिया हुआ है। तो ethnic किस बेसिस पे है? डिफरेंट रिलीजन्स के बेसिस पे। ethnic का मतलब डिफरेंट रिलीजन्स होता है, या फिर सोशल डिविजन ऑन शेयर्ड कल्चर। सोशल डिवीजन मतलब सोसाइटी का डिवीजन शेयर्ड कल्चर के बेसिस पे, या फिर एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिट ग्रुप्स। हमने पढ़ा था कि इसको तो सिविल वॉर बोलते हैं, जब दो कम्युनिटीज के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में जब एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसे तो सिविल वॉर कहते हैं। अ केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस, इसे क्या बोलते हैं? प्रूडेंशियल। ठीक है, जब हम केयरफुल कैलकुलेशन करते हैं गेन्स और लॉसेस की, हमने रीजंस पढ़े थे व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तो उसमें प्रूडेंशियल का मीनिंग होता है जब हम एक केयरफुल एनालिसिस कर रहे हो गेन्स और लॉसेस का। ठीक है, तो हमारा जो एथनिक है वर्ड वो बेस्ट सूट हो रहा है हमारे ऑप्शन बी के साथ। क्यों? क्योंकि एथनिक हमें शो करता है सोशल डिविजन ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कल्चर। ओके, so let us move to the next question. Choose the correct option. ठीक है, आपको एक करेक्ट ऑप्शन इनमें से चूज करना है इस पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए। ये क्वेश्चन 2011 में सीबीएसई में पूछा गया है। पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज इट हेल्प्स। पावर शेयरिंग हमारे लिए डिजायरेबल, डिजायरेबल मीन्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट, या हमें क्यों पावर शेयरिंग करनी चाहिए, क्यों अच्छी है पावर शेयरिंग? क्योंकि ये मदद करती है इन चारों में से किसी एक रीजन में। अब हो सकता है ये चारों रीजन सही हो, बट इनमें से जो बेस्ट सूटेड होगा, सिविक्स में जो जनरली क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वो डायरेक्ट नहीं होते, ओके, इनडायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो इनमें से जो बेस्ट सूटेड ऑप्शन होगा उसको आपको चूज करना है। ओके, फर्स्ट है टू इंक्रीज प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए। टू रिड्यूस पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, क्लैशेस, कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने के लिए। टू जनरेट अवेयरनेस अमंग पीपल, लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए। या फिर टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वोटर्स, वोटर्स की परसेंटेज बढ़ाने के लिए। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इन चारों में से अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ाना ये तो सही नहीं हो सकता। ओके, ऑप्शन बी, सी और डी में से अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन सी और डी ये तो बात की बातें हो गई। ओके, जब पावर शेयरिंग को शेयर करने का डिसीजन लिया जाएगा तब वोटर्स का नंबर बढ़ेगा, और उससे पहले लोगों के बीच में वोट देने के लिए जागरूकता जगानी पड़ेगी। तो सबसे बेस्ट सूटेड जो हमारे लिए यहाँ पे ऑप्शन है वो है टू रिड्यूस पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। हमने डिस्कस किया था कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल होता है, उसके दो रीजंस होते हैं, प्रूडेंशियल रीजन और मॉरल रीजन। तो प्रूडेंशियल रीजन वो रीजन है जो कि केयरफुल एनालिसिस पे बेस्ड होते हैं कि कितना गेन हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है हमें कोई चीज करने से। तो वही हमें यहाँ पे क्या देखना है कि पावर शेयरिंग हमारे लिए डिजायरेबल क्यों है, क्योंकि ये मदद करती है कॉन्फ्लिक्ट्स को, दो कम्युनिटीज या दो से ज्यादा कम्युनिटीज के बीच में डिफरेंसेस को कम करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। जब हमने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ी थी, जब हमने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में डिस्कस किया था, तो हमने देखा था कि एक पावर शेयरिंग का जो मेथड होता है, जो फर्स्ट वाला फॉर्म था पावर शेयरिंग का, इट इज कॉल्ड द चेक्स, इट इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको कहा था कि सिविक्स में कुछ ऐसे भी ऑप्शंस हो सकते हैं जो कि सारे ऑप्शंस आपको सही लगे, पर उसमें से हमें बेस्ट सूटेड, जो सबसे बेस्ट होगा उसे चूज करना है। ओके, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये गलत नहीं है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जहां पे गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में पावर को शेयर किया जा रहा है, इसी को हम लोग सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस बोलते हैं। बट क्यों बोलते हैं उसका जवाब हमें यहाँ पे नहीं मिला, मीनिंग तो नहीं मिल रहा। इसको हम लोग कहते हैं बट उसका मीनिंग हमें नहीं मिल रहा है यहाँ पर।
सेपरेशन ऑफ पावर्स, पावर का डिस्ट्रीब्यूट होना, तो पावर तो अदर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, बट रही है, ठीक है। अब बचे ऑप्शन सी और डी। ऑप्शन डी कह रहा है फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। फेडरल मींस वर्टिकल, लेवल्स में पावर को डिवाइड करना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड देन लोकल लेवल, इसको बोलते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो ये तो हमारा ऑप्शन सही हुआ ही नहीं। तो अब हमारे पास बचता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कह रहा है कि इसका मतलब है, चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम होने का मतलब है कि पुट अ चेक ऑन द एक्सरसाइज ऑफ अनलिमिटेड पावर्स ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऑर्गन्स की अनलिमिटेड पावर पे एक कि वो अपनी पावर्स को बिना सोचे समझे एक्सरसाइज ना करें, उस पर एक चेक रखना बाय मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन और अमंग, बाय मेंटेनिंग अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। यही डिस्कस किया था हमने कि सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होता है कि जिस तरीके से हमारे 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन सबकी अलग अलग पावर्स हैं, पर ये सब सेम लेवल पे है। तो ये जो सिस्टम है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, ये चेक्स एंड बैलेंसेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे की पावर को चेक कर सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे के मैटर्स में इंटरवीन कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following features are common to India and Belgium form of power sharing arrangements? जिस तरीके से इंडिया और बेल्जियम में पावर को शेयर किया जाता है, उन अरेंजमेंट्स के इन चारों में से क्या कॉमन फीचर्स हैं? हो सकता है कोई एक ही हो सकता है कोई 2 हो सकता है कोई 3 हो सकता है सारे हो। उसके ऑप्शंस हमें यहाँ पे नीचे दिए हुए, इन चारों में से हमें उसमें चूज करना है। ओके, फर्स्ट इज पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। पावर को गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स के बीच में शेयर किया जाता है, दोनों ही कंट्रीज में किया जाता है। ओके, हमारे यहाँ पे भी 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, बेल्जियम में भी 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। तो ए ऑप्शन तो हमारा, अगर हम बात करें, अगर हम टिक करते जाएं कि कौन कौन से ऑप्शन सही है, तो ए ऑप्शन तो सही हो गया। उसके बाद पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। हमारी कंट्री में डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में भी पावर को शेयर किया जाता है, बेल्जियम में भी किया जाता है। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स डिफरेंट जो कम्युनिटीज है, डिफरेंट जो डाइवर्स ग्रुप्स हैं, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो या लैंग्वेज के बेसिस पे, इनके बीच में भी हमारे यहाँ पे पावर को शेयर किया जा रहा है। ओके, नाउ पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पार्टीज एंड टेक्स द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी पावर को शेयर किया जाता है और वो एक कंपटीशन का फॉर्म ले लेती है। तो हम देखते हैं कि जब भी हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंपटीशन होता है, राइट? होता है कंपटीशन। बेल्जियम में भी डिफरेंट हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज हो और वहां पे भी इस तरीके का कंपटीशन हो सकता है। तो ये चारों ही ऑप्शंस हमारे ऐसे हो गए जो कि बेल्जियम और इंडिया से, इनके पावर शेयरिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इन सब में से वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दैट इज ए, बी, सी एंड डी। ओके, अब क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। यहां पे एक डेफिनेशन दी हुई है और उसका आपको नेम देना है। A belief that the majority community, एक ऐसा बिलीफ जिसमें मेजोरिटी कम्युनिटी should be able to rule, कि मेजोरिटी कम्युनिटी अलाउ किया जाएगा मेजोरिटी को कि वो जिस भी तरीके से, in whichever way it wants, जिस भी तरीके से रूल करना चाहती है कर सकती है। ठीक है, by disregarding the wishes and the needs of the minority, माइनॉरिटी की विशेष पे ध्यान दिए बिना। तो ऐसी इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को या इस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? श्रीलंका में कौन सा पावर शेयरिंग अरेंजमेंट था? इसको पावर शेयरिंग कहेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि पावर शेयरिंग में तो डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में, चाहे वो मेजोरिटी हो, माइनॉरिटी हो, सबके साथ पावर को शेयर किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट? नहीं। मेजोरिटेरियनिज्म? यस। नेक्स्ट ऑप्शन तो आप वैसे भी देख लें, कम्युनिटी गवर्नमेंट तो नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? मेजोरिटेरियनिज्म वो बिलीफ है, मेजोरिटेरियनिज्म हमारा वो बिलीफ है जिसमें पावर को केवल मेजोरिटी के साथ शेयर किया जाता है और जहां पे मेजोरिटी के पास ये राइट है कि वो जिस भी तरीके से रूल करना चाहती है वो रूल
कर सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following statements about power sharing is correct? इन सारे स्टेटमेंट में से पावर शेयरिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? सारे स्टेटमेंट्स देखते हैं। पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटीज विच हैव रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिविजन्स। पावर शेयरिंग केवल उन्हीं सोसाइटीज में जरूरी है जहां पे रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे या शेयर्ड कल्चर के बेसिस पे डिविजन्स है। Power sharing is suitable only for big countries that have regional divisions. Power sharing केवल उन्हीं countries के लिए suitable है जिन countries के regional divisions हैं, जो बहुत बड़ी है, जिनमें region के basis पे लोग अलग अलग हैं। ऑप्शन सी जो है, ओके, ऑप्शन सी हमें यहां पे कह रहा है every society needs some form of power sharing even if it is small or does not have social division। ठीक है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि कोई भी सोसाइटी हो, किस भी तरीके की, सब टाइप की जो सोसाइटीज होती है उन्हें कुछ ना कुछ लेवल पे पावर शेयरिंग जरूरी होती है, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो। डी ऑप्शन कह रहा है पावर शेयरिंग इज नॉट नेसेसरी एट ऑल, कि पावर शेयरिंग की कोई जरूरत ही नहीं है। तो अगर हम देखें तो इनमें से सबसे सही जो ऑप्शन है, जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के साथ सही बैठता है, एकदम फिट बैठता है, तो वो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाई? बिकॉज ये कह रहा है कि चाहे सोसाइटी स्मॉल हो या लार्ज हो, स्मॉल हो या बिग हो, every society, whether it has social divisions or not, it is important for it to share some form of power. Okay, so let us move to the next question. Next question is, consider the following statements about the ethnic composition of Sri Lanka. श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो उनमें से कुछ 4 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, इनमें से क्या क्या सही है, ओके, इनमें से क्या क्या करेक्ट है, वो ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिए हुए, वो हमें चूज करने हैं। फर्स्ट इज मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हाला स्पीकर्स 74% एंड तमिल स्पीकर्स 18%। हमने देखा था कि ये ऑप्शन एकदम सही है, ओके, पढ़ा था हमने यही। नाउ नेक्स्ट, अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स। तमिल्स में 2 सब ग्रुप्स हैं, श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स, तो ये भी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस, पूरी कंट्री में अराउंड 7% क्रिश्चियंस हैं, जो कि दोनों तमिल्स भी हैं और हिंदूज भी हैं। सॉरी, यहां पे लिखा है हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला, मतलब वो तमिल्स भी हो सकते हैं या फिर सिन्हालास भी हो सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। ओके, नाउ डी ऑप्शन कह रहा है मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग आर हिंदूज और मुस्लिम्स एंड मोस्ट ऑफ द तमिल स्पीकिंग आर बुद्धिस्ट, कि तमिल का मेन रिलीजन है बुद्धिस्ट एंड सिन्हाला स्पीकिंग्स का जो मेन रिलीजन है वो आइदर हिंदूज या मुस्लिम्स है। नो, हमने क्या बात की थी कि सिन्हालास का जो रिलीजन है वो है Buddhism. They are mainly Buddhist. Okay, so the correct option would be like हमारे A, B और C ऑप्शन करेक्ट हो गए। Okay, तो देखिए हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए, A, B, C, B, C, D, A, B, D एंड A, B, C, D। तो हमारे तो 3 ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A, that is A, B and C. Okay. क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, प्रूडेंशियल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग स्ट्रेस ऑन द फैक्ट। प्रूडेंशियल रीजन जो होते हैं पावर शेयरिंग के, वो कौन से फैक्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, कौन से फैक्ट्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। अगेन हमारे यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हुए, उन स्टेटमेंट्स को हम लोग पढ़ते हैं, उनमें से जो करेक्ट होंगे वो हमारे ऑप्शंस में से हम लोग देख के चूज करेंगे। ठीक है, इट इंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, कहता है प्रूडेंशियल रीजन ये गेन है, ये एक तरीके का बेटर आउटकम है, तो ये हमारा एक करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके, ये हमारा एक करेक्ट ऑप्शन हो गया। इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटी रिड्यूस करता है, ये भी हमारा एक करेक्ट ऑप्शन है। इट गिव्स अ फेयर चांस टू और अ फेयर शेयर टू माइनॉरिटी, माइनॉरिटी को एक फेयर शेयर मिलता है इससे। ठीक है,
नेक्स्ट, इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये फेयर शेयर मिलता है, ये भी सही है, ये भी हमने प्रूडेंशियल में डिस्कस किया था। अगर हम डी वाले की बात करें कि इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये हमें पावर शेयरिंग के प्रूडेंशियल रीजन फोकस करता है गेन्स पे, आउटकम्स पे। तो ये आउटकम की बात नहीं कर रहा, ये तो ये बता रहा है कि पावर शेयरिंग वैल्यूएबल क्यों है। ओके, सो ये हमारा हो जाएगा मॉरल रीजन। तो जो प्रूडेंशियल रीजन से कनेक्टेड है वो हो गए ए, बी एंड सी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, next is, in dealing with power sharing, which one of the following statements is not correct? आप लोग यहां पे देख रहे होंगे NOT लिखा हुआ है कैपिटल में। ओके, सो हमें ध्यान रखना है कि इन पावर शेयरिंग के साथ डील करते हुए इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा करेक्ट नहीं है अबाउट द डेमोक्रेसी। ओके, हम लोग देखते हैं, चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, कि लोगों से ही हमें पूरी पॉलिटिकल पावर मिलती है। ये तो सही है, बिल्कुल डेमोक्रेसी में होता ही है, ये सेल्फ गवर्नेंस होती है, तो ये करेक्ट हो गया। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। डेमोक्रेसी में लोग खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चूज करके खुद को खुद गवर्न करते हैं, और इसी को कहा जाता है सेल्फ गवर्नेंस। तो ये भी ठीक है। In a democracy, due respect is given to diverse social groups that exist in society. अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग सोशल ग्रुप से बिलोंग करने वाले सभी लोगों को डेमोक्रेसी में इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है। ये ऑप्शन भी ठीक है। ओके, इन अ डेमोक्रेसी इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड, डी ऑप्शन कह रहा है कि डेमोक्रेसी में अगर डिसीजन लेने की पावर को डिस्पर्स कर दिया जाएगा, मतलब बांट दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजंस एंड एनफोर्स देम। तो जल्दी से कोई भी डिसीजन नहीं लिए जा सकते और उन्हें एनफोर्स भी नहीं किया जा सकता। ऐसा तो सही नहीं है। डेमोक्रेसी में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि डिस्कशंस होने के बाद डिसीजन लिए जाते हैं, तो इट मे टेक टाइम, बट इट इज नॉट ट्रू दैट इट ऑलवेज टेक्स टाइम, और इट इज नॉट ट्रू दैट द क्विक डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन। It is not true that we cannot enforce them. So this option is not correct regarding democracy. So our answer would be option D. Okay? अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है एक, in which part of Sri Lanka are the Sri Lankan Tamils concentrated? हमने श्रीलंका का मैप देखा था, ठीक है, कुछ इस तरीके का एक रफ मैं ड्रॉ करती हूँ, कुछ इस तरीके का श्रीलंका का मैप था। हमने देखा था कि ये वाले जो पार्ट्स थे, ठीक है, इन पार्ट्स में मैंने आपको बताया था कि श्रीलंकन तमिल्स रहा करते थे। ये वाले जो हमारे पार्ट्स हो गए, इनमें श्रीलंकन तमिल्स रहा करते थे। तो ये कौन सा पार्ट हो गया हमारी कंट्री का? क्या नॉर्थ एंड साउथ पार्ट हुआ? नो। नॉर्थ एंड ईस्ट? यस। ईस्ट एंड वेस्ट भी नो, एंड साउथ एंड ईस्ट भी नो, क्योंकि आपको पता होगा दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, this is west and this is south. तो नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट पे कौन रहा करते थे? श्रीलंकन तमिल्स। ओके, सो द करेक्ट आंसर वुड बी बी। ओके, which language is spoken by the majority of Belgians? majority of Belgians, पूरी कंट्री की बात हो रही है, ब्रूजल्स की बात नहीं हो रही। तो मेजोरिटी ऑफ बेल्जियंस कौन सी लैंग्वेज बोला करते थे? अगर हम इनके एथनिक कंपोजिशन की बात करें तो हमने देखा था कि बेल्जियम में 3 सोशल ग्रुप्स थे, 59%, ओके, 40% and 1%. 59% were those people who spoke Dutch, जो कि डच बोला करते थे। 40% फ्रेंच एंड 1% जर्मन। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डच, क्योंकि डच लोगों की मेजॉरिटी थी। 59 इज द बिगेस्ट नंबर, सो आवर करेक्ट आंसर वुड बी
Our correct answer would be Dutch. Okay. Now next question is, which major social group constituted the largest share in population of Sri Lanka? श्रीलंका में मेजॉरिटी किसकी थी? श्रीलंका का भी अगर हम एथनिक कंपोजिशन डिस्कस करें, ओके, श्रीलंका की अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि वहां पे केवल 2 ही ग्रुप्स थे, ओके, 74% एंड 18%, ओके, 74% थे सिन्हालास एंड 18% थे हमारे तमिल्स. सो ऐसा सोशल ग्रुप जिनकी मेजॉरिटी थी वो कौन हो जाएंगे? हमारे सिन्हालास. ठीक है, द करेक्ट आंसर वुड बी ए, सिन्हालास, विद अ मेजॉरिटी ऑफ 74%. Now next is, which language was declared as the only official language of Sri Lanka by an act passed in 1956? हमने पढ़ा था when Sri Lanka got independence, after that Sinhalas or the Sinhala speakers, they secured their dominance. उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर अपनी डोमिनेंस सेटअप कर ली थी और उन्होंने एक के बाद एक मेजोरिटेरियन मेजर्स लिए. उनमें से पहला मेजोरिटेरियन मेजर था that in 1956 an act was passed. अब जब गवर्नमेंट सिन्हाला की थी तो वो हिंदी, इंग्लिश या तमिल इनमें से किसी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे? नो. सिन्हालास ने कौन सी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया? यस, दे मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज एज सिन्हाला. दे रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज देयर ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. Which of the following was not one of the initial demand of Sri Lankan Tamils? जब श्रीलंकन तमिल्स के साथ एक के बाद एक उनके ऊपर मेजोरिटेरियन मेजर्स को इंपोज किया जा रहा था, तो ऐसे कौन सी चीजें थी, ऐसी कौन सी डिमांड्स थी जो उन्होंने अपनी इनिशियल डिमांड्स में से रेज नहीं की? जब उन्होंने इनिशियल डिमांड रेज की थी तो उनमें से कौन सी डिमांड थी वो देख लेते हैं, तो कौन सी नहीं होगी वो पता चल जाएगा. रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, क्या ये डिमांड की थी उन लोगों ने? यस, क्योंकि सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था. रीजनल ऑटोनॉमी, यस, इसकी भी उन्होंने डिमांड की थी उन रीजन्स में जहां पे उनकी पॉपुलेशन थी, नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग जॉब्स एंड एजुकेशन, यस, क्योंकि उन्हें इक्वालिटी नहीं मिलती थी जॉब्स और एजुकेशन में, तो उन्होंने इस चीज की भी डिमांड की थी. बट जो हमारा डी ऑप्शन है वो कह रहा है क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट तमिल इलाम. ये उनकी डिमांड तो थी, पर ये डिमांड की गई थी जब ये सारी डिमांड्स और स्पेशली ये वाली डिमांड जब बार बार रिजेक्ट की जा रही थी, देन दे फॉर्म्ड several political organizations and they started to demand the creation of an independent Tamil Ilam, that is an independent Tamil state. Okay, so our correct option would be D. Okay, now there is a direct question. In which year Sri Lanka got its independence? In which year Sri Lanka got its independence? The correct answer would be option B. In 1948, Sri Lanka got its independence. Okay? Next question, how many times was the Constitution of Belgium amended between 1970 and 1993? क्योंकि जो बेल्जियन लीडर्स थे उन्हें एक अकोमोडेशन मॉडल बनाना था बेल्जियम के लिए, एक ऐसा मॉडल जिससे जो म्यूचुअली एक्सेप्टेड हो, जिससे सारी कम्युनिटीज खुश हो. तो 1970 से लेकर 1993 में दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन. पढ़ा था हमने दैट दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर 4 times. So the correct option would be option D, 4 times, because other जो है options वो कह रहे हैं 2, 3 और 5. So these all options are wrong. Okay? Now the next question is, what led to tensions between the Dutch speaking and the French speaking communities? Dutch speaking और French speaking communities के बीच में टेंशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे हुए, किन बातों पे हुए?
देखते हैं हम सारे में से। बोथ द कम्युनिटीज डिमांडेड स्पेशल पावर्स, क्या दोनों कम्युनिटीज कोई स्पेशल पावर की डिमांड कर रही थी? नो। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल एंड दिस देन द डच स्पीकिंग कम्युनिटी, ओके, कि जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो ज्यादा रिच और पावरफुल थी। ओके, द मेजॉरिटी डच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिच एंड पावरफुल। तो ये ऑप्शन देखिए, अगर हम बात करें तो हमारा जो ये ऑप्शन है ये तो वैसे ही गलत हो गया, ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन अगर सी की बात करते हैं हम लोग, ओके, अगर हम लोग ऑप्शन सी की बात करें तो डच स्पीकिंग कम्युनिटी तो ज्यादा पावरफुल थी ही नहीं, रिच थे ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। बोथ द कम्युनिटीज वर इक्वल इन सोशो इकोनॉमिक लेडर। सोशो इकोनॉमिक लेडर पे, लेडर मींस एक सोशो इकोनॉमिक पायदान पे, क्या ये दोनों कम्युनिटीज बराबर के हिस्सेदार थी? मतलब क्या दोनों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल, सोशल डेवलपमेंट का लेवल सेम था? ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है जिसकी वजह से टेंशन हुई थी वो है ऑप्शन बी, कि जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उनका नंबर तो कम था बट दे वर रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। ठीक है, वो रिलेटिवली ज्यादा रिच और पावरफुल थे एंड दिस वाज रिसेंटेड, दिस वाज अपोज्ड बाय द डच कम्युनिटीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What leads to non-sharing of power? पावर की शेयरिंग कब नहीं होती? What leads to non-sharing of power? Peace among all the communities? क्या जब शांति होगी तब पावर शेयरिंग नहीं होगी? The tyranny of the majority and oppression of minority? मतलब जब मेजोरिटी क्रूवल वे में रूल करेगी और माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश करेगी। Negation of the very spirit of democracy? जब वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग को नेग्लेक्ट किया जाएगा, क्या तब होगा ऐसा? तो यस, दीज बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। ओके, नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव फेडरल डिवीजन ऑफ पावर्स? फेडरल मींस वर्टिकल लेवल ऑफ डिवीजन। कहां पे देखने को मिलता है? कहां पे गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं? इंडिया, बेल्जियम, श्रीलंका और बोथ ए एंड बी। हम लोग देखते हैं इंडिया में फेडरल डिवीजन ऑफ पावर यस है, बेल्जियम में भी फेडरल डिवीजन ऑफ पावर है, बट श्रीलंका में फेडरल डिवीजन ऑफ पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे मेजोरिटेरियनिज्म है, वेयर ओनली मेजोरिटी कम्युनिटी रूल्स। सो श्रीलंका इज द रॉन्ग ऑप्शन। Both A and B are correct, so our correct option would be option D. Okay. Next question देखते हैं हम लोग। Which of the following is not? Not पे फोकस करेंगे हम लोग। Which of the following is not of the three organs of the government powers are shared? जिनके बीच में पावर को शेयर किया जाता है वो गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स में से इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि गवर्नमेंट का ऑर्गन नहीं है? ठीक है, हमने देखा है कि गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव भी है, जुडिशरी ये भी है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज जो ऑर्गन नहीं होता वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही और ये एक गवर्नमेंट का ऑर्गन नहीं है। Now 59% of the country's population who speaks Dutch live in, हमने देखा था कि बेल्जियम में तीन मेजर सोशल ग्रुप्स थे, 59% डच, 40% फ्रेंच एंड 1% जर्मन। ओके, दो मेजर हुए जिसमें से डच और फ्रेंच। डच कहां रहा करते थे? They used to live in Flemish region while French used to live in Wallonia region. So the correct option where Dutch used to live will be Flemish region. Okay, the correct option would be option C, the Flemish region. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेन सिग्निफिकेंस, मेन इंपॉर्टेंस ऑफ द बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग।
किस बेसिस पे, क्या उसका बेस था बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग का? ओके, मेजोरिटेरिज्म? नो, ये तो श्रीलंका में फॉलो किया जाता था। पावर शेयर्ड इन ऑल एथनिक ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, क्या पॉपुलेशन के बेसिस पे ओके पावर को शेयर किया जा रहा था बेल्जियन मॉडल ऑफ अकोमोडेशन में? नो, ये तो हमने देखा था कि वहां पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा था। डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स को भी और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स का नंबर इक्वल होना था सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो ये भी गलत। ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, वहां पे एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे किया जा रहा था। यस, तो इसमें यूनिवर्सल मेंशन नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हुआ। सो आवर ऑप्शन वुड बी नन ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, व्हाट इज अ कोलिशन गवर्नमेंट? गठबंधन की सरकार, कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? कौन सी होती है कोलिशन गवर्नमेंट? मैंने आपको क्लियर किया था, फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में हमने पढ़ा था कि कोलिशन गवर्नमेंट वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में पावर को शेयर किया जाता है, क्योंकि ये बनती ही तब है when no party gets a clear majority in Lok Sabha. Then the party that has got the maximum number of seats, it has to make an alliance or it has to make a coalition with the other parties. So फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सोशल ग्रुप्स के बीच में, सेकंड ऑप्शन कह रहा है जब पावर को डिफरेंट लेवल्स के बीच में शेयर किया जाता है, सी ऑप्शन कह रहा है जब पावर को डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में शेयर किया जाता है, और डी ऑप्शन कह रहा है जब गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच में शेयर किया जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें से पॉलिटिकल पार्टीज वाला, एंड ऑप्शन सी वुड बी आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट, Where is the Parliament of European Union located? यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट कहां पर है? हमने डिस्कस किया था कि इतना शानदार बेल्जियन मॉडल ऑफ अकोमोडेशन बनाने की वजह से जब यूरोप की कुछ कंट्रीज की एक यूनियन हुई तो उन्होंने ब्रुसेल्स को अपना हेडक्वार्टर्स चूज किया। सो हेडक्वार्टर्स के साथ हमने एक पिक्चर भी डिस्कस की थी कि वो हेडक्वार्टर्स तो ब्रुसेल में है, बट ब्रुसेल इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, तो कहां लाई करेगा वो पार्लियामेंट? बेल्जियम में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, दैट इज बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, Which one of the following is the third tier of the government in India? इंडिया में थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट कौन सा होता है? कम्युनिटी गवर्नमेंट? नो, ये तो बेल्जियम में होता है। स्टेट गवर्नमेंट? इट इज द सेकेंड टायर ऑफ गवर्नमेंट। पंचायती राज गवर्नमेंट? यस, पंचायती राज गवर्नमेंट, and that is also known as the local government, is considered as the third tier of government in India. Okay? So next question है, why did the Sri Lankan Tamils, जो श्रीलंकन तमिल्स थे, उन्होंने पार्टीज और स्ट्रगल्स क्यों लॉन्च किए? क्या उनकी डिमांड्स थी? क्यों उन्हें पार्टीज और स्ट्रगल्स लॉन्च करने पड़े, पार्टीज बनानी पड़ी, स्ट्रगल्स करने पड़े? देखते हैं। मेजोरिटेरिज्म को अडॉप्ट करने के लिए? नो, ये तो सिन्हालास कर रहे थे उनके साथ। टू रिकॉग्नाइज सिन्हालीज एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, सिन्हाला उनकी लैंग्वेज ही नहीं थी, तो वो सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों बनाना चाहेंगे? ये भी नहीं। टू रिकॉग्नाइज तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज? यस। ओके, एक बार ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। टू डोमिनेट द अदर लैंग्वेज? नो, ये उनका मोटिव नहीं था। उनका मोटिव था क्योंकि जो मेजोरिटेरियन मेजर्स अडॉप्ट किए गए थे उसके अकॉर्डिंग सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था, तो तमिल्स डिमांड कर रहे थे दैट तमिल शुड बिकम द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द country. Okay, so I hope these questions would help you in your exams. Thank you.